स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है शो दैट फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये निशान ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, इज डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस शो करके दिखाना है फॉर ऑल इंटीजर्स, कहता है इंटीजर्स पॉइंट। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो बच्चे ये पता होना चाहिए इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल पॉइंट दे रखा है आपको। उसके बाद कहता है दिस सिंबल इज डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो देखो ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके लिए पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये सिंबल होता है, अंदर कोई संख्या होगी और ये सिंबल आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में ब्रैकेट में और मैट्रिक्स में क्या अंतर है वो मैं पहले बता देता हूं आपको। देखो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसके अंदर कोई एक संख्या दे रखी होगी, ये है आपका ब्रैकेट, याद रखना ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर एक संख्या कभी नहीं होती, उस संख्या से रिलेटेड रिलेशन जरूर होगा। कभी भी एक संख्या ब्रैकेट के अंदर नहीं होती, सिंगल वैल्यू ब्रैकेट के अंदर नहीं होती, कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, लाइक दिस टाइप ऑफ रिलेशन। कभी भी ध्यान रखना ब्रैकेट कहलाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये ब्रैकेट है और ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आपको एक से ज्यादा एलिमेंट्स दिखते हैं उसमें इस टाइप के, ये आपके मैट्रिक्सेस कहलाती है। या फिर आपको ऐसे मैट्रिक्स 1 2 लिखी हुई है, ये एक मैट्रिक्स है, बीच में कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है तो ब्रैकेट, और अगर एक संख्या के ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा रखा है तो उसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। ये तो सिंबलाइज हो गया कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसा वो सिंबल बना के देता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी एक बात समझ लेते हैं। सभी को मेरी बात अगर समझ में आएगी तो एग्री करना, और अगर समझ में नहीं आएगी तो डिसएग्री करना, क्योंकि इसी पर आगे बात इसी के ऊपर डिपेंड है। मैंने कहा कि एक संख्या लिखी है, यहां लिखता हूं 3, और मैंने कहा पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात ही कर लेते हैं। 3 मैं क्यों लिख रहा हूं, पहले मैंने कहा 2.0 के ऊपर मैंने ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए भी यहां पर बात ध्यान से समझना कि लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे जाना है, हमें लेस देन पर जाना है। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन में लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन। तो बेटा 2 का लेस देन में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2.0 का 2। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं 2.1 की, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2। 2.2 की बात करता हूं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2। फिर ऐसे ही करते करते 2.8 की बात करता हूं तो 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2। फिर 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2, एंड 3.0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 3.0, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 3। तो क्या समझा आपने, आपने समझा कि अगर 2.0 से लेकर 2.9 तक की संख्या लिखी हो तो ये कोई राउंड ऑफ नहीं हो रहा, संख्या में कोई राउंड ऑफ नहीं कर रहे, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को बता रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन के पास जाता है, यानी 2 और 3 की बात अगर मैं करता हूं, दिस इज 2 एंड दिस इज कॉल्ड 3, तो 2.1 ये है 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड सो ऑन टू 2.9। ये सारी के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, इन सभी वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये, लेस देन में 2 होगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। 3.0 पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है। अब देखते हैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले कॉन्सेप्ट को हमारे कंटिन्यूटी में कैसे कनेक्ट किया गया है, उसको समझते हैं। देखिए ये है आपके पास 3 लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। मैंने क्या किया, कंटिन्यूटी ये कहती है कि आप स्लाइटली लेस वैल्यू लो और स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू लो। तो मैं अपनी तरफ से अंदाजे से 0.1 माइनस कर देता हूं, ठीक है, और 0.1 प्लस कर देता हूं। ये मैंने माइनस भी किया और प्लस भी किया। अब 0.1 अगर मैं माइनस करूंगा, 3 में से 0.1 माइनस कर दूंगा तो 2.9 बचेगा, और अगर 3 में मैं 0.1 जोड़ दूंगा तो 3.1 बनेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू क्या बनी, यहाँ पर वैल्यू बनी आपके सामने 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, मैंने बताया ना लेस देन में देखेंगे, और 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 3। तो आपको गौर से ये कंपैरिजन करना है, ये तुलना करनी है कि यहाँ पर फंक्शन मेन वैल्यू क्या थी 3, तो लेफ्ट वाली साइड जो है, लेफ्ट वाली साइड, वो लेफ्ट वाली साइड में क्या हुआ, 3 में से 1 कम हुआ, यानी कि मेन जो वैल्यू थी 3 उसमें से 1 कम कर दिया, हो गया। और राइट वाली साइड में क्या हुआ, आरएचएस में राइट हैंड साइड में आपका वही संख्या आ गई, कुछ कम नहीं हुआ, वही संख्या आ गई, और यहाँ पर क्या हुआ, एक वैल्यू कम हो गई।
हमेशा ऐसा ही होता है, कोई सी भी संख्या लेके आप चेक कर लो, स्लाइटली लेस लेंगे तो एक कम हो जाएगा और स्लाइटली ग्रेटर लेंगे तो कुछ कम नहीं होगा। अब देखो इसी बात को अगर मैं x पर लागू करूं, सपोज के x कोई संख्या दे रखी है, कोई भी संख्या, और मैंने कहा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे, ऐसे तो लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, अभी फिलहाल तो साइड ले लेते हैं, और राइट हैंड साइड ले लेते हैं, लिमिट वाला केस अभी नहीं कर रहे। स्लाइटली लेस करेंगे तो इसमें से कोई संख्या h को माइनस कर देंगे, स्लाइटली ग्रेटर करेंगे तो इसमें से एक संख्या h को प्लस कर देंगे। तो स्लाइटली लेस करने पर हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, वो पिछला वाला रिजल्ट ध्यान रखो, इसमें से एक कम हो जाएगा, स्लाइटली लेस होते ही एक कम हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में, और उसके बाद अगर एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए ऐसा कैसे रहेगा, कुछ कम नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से मेरी बात समझ में आ गई है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, और क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि gx इज इक्वल टू एक्स माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। कहता है आपसे कि डिसकंटिन्यू करके दिखाओ फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, ठीक है, सारे बच्चे क्लास में हैं, मैं यही चेक कर रहा था कि किसी ने मेरे को व्हाट्सएप तो नहीं किया, तो सब क्लास में। अभी सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, या लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे हम, फॉर एनी इंटीजर, तो लिखेंगे a इज एन इंटीजर, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a फॉर एनी इंटीजर, a अपनी मर्जी से कोई इंटीजर ले लेना, और यहाँ लिखेंगे x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। उसके बाद यहाँ लिखेंगे लिमिट, और ये प्लस का होगा और माइनस का होगा, लेफ्ट का मतलब a से छोटी संख्या, और लिमिट x टेंड्स टू a, देन प्लस का मतलब उस जो भी इंटीजर आप ले रहे हो उससे बड़ी संख्या, देन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब क्या करेंगे आप पुट करेंगे, आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू a माइनस h। आपको बताया था ना मैंने, a कोई इंटीजर है और उसमें से h घटा देंगे, हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट a इज एनी इंटीजर, है ना, कोई भी इंटीजर लेके सॉल्व कर रहे हैं हम। तो अभी आगे बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है a, तो a माइनस का h, और आप गौर से देखेंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा h, तो ये हो जाएगा आपके पास h इज इक्वल टू 0। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर हो जाएगा a माइनस h, ब्रैकेट लगाया है मैंने, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, a माइनस h, ये a माइनस एच के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, याद रखना, ये ब्रैकेट नहीं है इस बार। तो अभी क्या करना है हमें, हम जब इसे देखेंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या बनता है, ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा a माइनस एच, और ये संख्या मैंने बताई थी अगर स्लाइटली लेस करते हैं तो क्या हो जाता है, स्लाइटली लेस करते हैं तो वो संख्या बन जाएगी, ये ब्रैकेट ही रख लेता हूँ, ये भी ब्रैकेट बनाता हूँ, ये हो जाएगी a माइनस 1। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जैसे ही किसी कांस्टेंट में अगर स्लाइटली लेस वैल्यू लेते हो, कम लेते हो, तो उसमें से एक संख्या कम हो जाती है, यही तो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकालने का तरीका। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है और ये मैंने निकाल दिया। तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट पास करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a प्लस 1। आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो गया a से a, और लिमिट पास करेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा माइनस 0 प्लस 1, फाइनल आंसर 1। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता सकते हो, नहीं ऑब्जेक्शन है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए राइट साइड में भी पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस एच, देन x की जगह पर a हो जाएगा a प्लस एच, देन आगे स्टेप में देखेंगे तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके सामने, बचेगा आपके सामने h इज इक्वल टू 0। नाउ अब h इज इक्वल टू 0 है तो हम क्वेश्चन में रख देंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देन x की जगह पर आएगा a प्लस एच, देन माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ और a प्लस एच। देख सकते हो मैंने जानबूझ के ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है ये, और ये ब्रैकेट लगाया, ये पूरी एक संख्या है, इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया है, ठीक है ना, याद रखना। अगर मैं इसको अंदर वाले ब्रैकेट को नहीं लगाता, सपोज a प्लस एच, तो मिसगाइड हो सकता है टीचर या फिर आप स्टूडेंट भी, आपको लगेगा ये तो ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट है, क्योंकि रिलेशनशिप को डिफाइन करने वाला तो ब्रैकेट ही होता है। तो मैंने पहले ही बता दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे आइडेंटिफाई कर, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाते अंदर वाला ब्रैकेट तो नंबर तो पूरे मिलेंगे। देखो कोई इतनी बारीकी पे नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच और माइनस। अब इसके लिए क्या बताया था मैंने, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में होता है तो क्या होता है, वही संख्या आ जाती है। आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो किसी भी संख्या के लिए, तो वही संख्या आ जाती है, मतलब a एक कांस्टेंट है तो वही वैल्यू आ जाएगी, प्लस h का कोई फायदा नहीं मिलता है, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकालने का तरीका। देन अब क्या करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, h बचा है तो आप लिमिट पास करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0। आप देखेंगे, लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड लिमिट
is not equal to right hand limit, it is, yeah, gx is discontinuous function, discontinuous function at all x is equal to a and a is any integral। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, कोई भी बच्चा पूछ सकता है, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं आपको। हाँ, ये इंटीग्रल का साइन हटाया तो यहां पर a प्लस एच नहीं आएगा। नाम बताइए आपका कौन है? तिशित, ठीक है। तिशित, देखो बेटा, आपने ये समझा ये जो मैंने ऊपर लिखा? जरा देखो, 3 में अगर कोई संख्या जोड़ते हैं, ये तो बनता है ना, जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद क्या आया? 3 आया है, 3 प्लस कुछ आया 0.1, 3 आया ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी अलग है और कंटिन्यूटी अलग है। हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटा रहे हैं ना, तो उसका मतलब हो गया उसमें कोई भी स्लाइटली वैल्यू जोड़ेंगे। जैसे स्लाइटली वैल्यू फिलहाल क्या है? वो h है। देखो मैंने यहाँ जोड़ के भी दिखाई थी कि अगर x में h जोड़ते हैं तो आंसर क्या आएगा? x आएगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ओके ओके बेटा, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर मैं आगे कराता चला जाऊंगा, जिसकी जो प्रॉब्लम है वो देखते चले जाए। कहता है इज द फंक्शन डिफाइन द ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको फंक्शन के बारे में बात की गई है, तो देखो यहां पर लिखा है fx, सॉरी यहां पर लिखा है हाँ, यहां पर लिखा है fx, ठीक है। तो ये fx की वैल्यू आपके सामने है, और fx की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? क्वेश्चन में देख लेंगे आप, ये दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स एंड देन प्लस का 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। ध्यान रखना, पाई के लिए ये वैल्यू कॉन्टिन्यूअस है, ये कह रहा है। तो ध्यान से समझना कैसे कॉन्टिन्यूअस होता है। पहली बात तो ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब कंपोजिशन में कंटिन्यूटी कैसे होती है? कंपोजिशन मतलब कि कंपोजिट करना, मतलब दो या दो से ज्यादा फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस को एक साथ रिप्रेजेंट करना, उसे कंपोजिशन कहते हैं, है ना। अब ये कंपोजिशन फंक्शन का केस क्या होता है उसे समझ लेते हैं। मेरे पास क्या लिखा है, मैं इसे लिख सकता हूं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का साइन एक्स। किसको ऑब्जेक्शन है इस तरीके से लिखने में? किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो पहला वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये बना एलजेब्रा। ये दूसरा फंक्शन है, इसकी कैटेगरी क्या बनी? दूसरा फंक्शन हो गया, और ये बना ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आपको एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंपोजिशन मिला है, और वो भी सब्ट्रैक्शन में मिला, यानी कि घटाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट gx या p लिख लेते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि px एक फंक्शन है जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, और qx एक दूसरा फंक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने दो अलग अलग फंक्शंस को लेट कर लिया, और इन दोनों px और qx का कंपोजिशन fx बना। और आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि fx जो है वो क्या करके दिखाइए? कंटिन्यूअस। आप यहाँ पर बताइए कि क्या ये कंटिन्यूअस है, और x किसके लिए पूछ रहा है आपसे? वो पूछ रहा है fx कंटिन्यूअस है क्या x बराबर पाई के लिए। तो बेटा मैंने कहा कि fx जो है वो दो फंक्शन से मिलकर बना है, एक का नाम है px, एक का नाम है gx। बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ये दो फंक्शन से मिलकर बना है, तो इसका मतलब अगर px और qx, g नहीं है q है, px और qx अगर दोनों की दोनों वैल्यूज कंटिन्यूअस होती है, तो इसका मतलब इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। ये कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। तो लिखेंगे ये सिंगल फंक्शन है, लिखेंगे कि सो px इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आप इसको लिख भी सकते हो, या फिर मैं रिप्रेजेंट करके भी दिखा देता हूं, ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू पाई देन एक्स स्क्वायर, या इसे भी लिख दो
पी एक्स और यहाँ आ जाएगा लिमिट। ये प्रेजेंट करने का तरीका, लेकिन मुझे नहीं लगता एक नंबर में इतना सारा बच्चों को करना पड़ेगा, बट अगर एक्सप्लेन की बात करें तो ये एक्सप्लेनेशन है। इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। सिंगल फंक्शन की बात हो रही है, एक फंक्शन ही मिला है मेरे को और उस फंक्शन को मैंने देखा तो चेक करके कंटिन्यूअस मिला, ठीक है ना, यानी कि पाई ने इसे कंटिन्यूअस किया। ऐसे इसे भी कंटिन्यूअस कर लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई और उसके बाद क्या हो जाएगा qx, देन जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू पाई देन sin x, और sin तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है तो ये हो जाएगा sin पाई और sin 0 0, sin 0 भी 0, पाई भी 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस, यानी कि px भी कंटिन्यूअस है, qx भी कंटिन्यूअस है। सो यहां पर लिखेंगे सो यहां आएगा सो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। x इज इक्वल टू पाई। हाँ मैं बताता हूं क्यों करना था। ये क्या नाम है इस फंक्शन का, ये fx कौन है, ये fx एक कंपोजिशन फंक्शन है। क्या है, क्या होता है कंपोजिशन फंक्शन, जब एक से ज्यादा फंक्शन एक साथ कंपोज हो रहे हो, यानी कि एक साथ मिल रहे हो, ठीक है। तो यहां पर मैंने देखा तो fx कोई सिंगल वैल्यू तो है नहीं, fx की दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। यहां पर अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो fx की वैल्यू अगर मैं पाई रखता हूं बेटा तो यहाँ पर ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा में पाई की वैल्यू रखूंगा तो पाई की वैल्यू क्या होती है अलजेब्रा में 22/7। देखोगे ना 22/7 रखेंगे यहाँ पर 22/7 का स्क्वायर माइनस प्लस का 5, तो ये कंटिन्यूअस वैल्यू होती है। लेकिन वही पाई अगर मैं यहाँ रखूंगा तो यहाँ पर ये क्या रेडियन मेजर में एंगल हो गया साइन पाई, यहाँ पर साइन 22/7 नहीं होता, यहाँ पर होता है साइन पाई, और साइन पाई का मतलब 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब ये दो डिफरेंट बिहेवियर के फंक्शन है, एक वैल्यू पूरे में तो रख नहीं सकते ना, इसमें तो रख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमने इसको अलग अलग किया, अलजेब्रा को अलग सॉल्व किया, कंटिन्यूअस है, और ट्रिग्नोमेट्री को अलग सॉल्व किया। लेकिन ये जो मैंने सॉल्व किया है ऐसा सॉल्व करा हुआ आपको कहीं दिखेगा नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो और स्टैंडर्ड नीचे वाली बात हो गई। ये तो सीधा सीधा लिख सकते हो px इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू पाई। डायरेक्ट कंटिन्यूअस है ना भैया, डिसकंटिन्यूअस का सिंगल फंक्शन डिसकंटिन्यू कब होता है, जब 1/0 दे रखा हो, रूट के अंदर माइनस दे रखा हो या लॉग में माइनस दे रखा हो, और ऐसा तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। समझ में आया। ओके हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्या चीज, अगला क्वेश्चन है ए पार्ट में fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का कॉस। अब ये दोनों है तो ट्रिग्नोमेट्रिक, तो लिखेंगे साइन एक्स क्या है, ये भी ऑल रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। देखो ना क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। कहता है डिस्कस करके दिखाओ, ये दे रखा है आपको, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखो पहले वाले की बात करते हैं, fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बेटा साइन एक्स किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी x की कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की कोई वैल्यू के लिए भी साइन हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट का मतलब नॉट एग्जिस्ट होता ही नहीं है कभी साइन। आप चेक कर सकते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री से लेकर कितनी भी डिग्री तक आप चले जाइए, साइन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 1/0 केस कभी नहीं बनता साइन में, ना ही कॉस के अंदर कभी 1/0 केस बनता। इसका मतलब साइन और कॉस तो हर एंगल पर एग्जिस्ट करते हैं, याद रखना ये बात। तो आपको ये दे क्या रखा है, ये कंपोजिशन है किसका, साइन और कॉस का है ना, तो आपको तो सिर्फ ये लिखना है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस एक्स कंटिन्यूअस, सो दैट्स व्हाई fx इज कंटिन्यूअस। देखो लिखने का तरीका बता देता हूं मैं आपको, वैसे तो इसको कुछ करना ही नहीं है, एक नंबर का है, आपको इसे कैसे डिस्कस करने को कह रहा है, तो डिस्कशन में लिखेंगे क्या, लेट px इज इक्वल टू साइन एक्स एंड qx इज इक्वल टू cos x, दो अलग अलग फंक्शन थे, और उसके बाद लिखेंगे px या फिर sin x लिख सकते हो, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। ऐसे ही qx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, किसी भी रियल वैल्यू के लिए qx भी कराएगा।
so that so fx is equal to px plus qx, that is the addition of this composition function. इसीलिए fx is continuous at x is equal to any real number, या लिख सकते हो 4, लिख देता हूँ क्योंकि इसमें वैल्यू रखोगे फिर लेट करोगे, इससे बड़े लिख दो 4 ऑल रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। ये लिखने का तरीका है, हालांकि इतने तरीके की जरूरत नहीं होती, कंटिन्यूअस और डिस्कशन पूछ रहा था मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेम है, आपको ऐसे ही लिखना है क्योंकि एक ही चीज दे रखी है। यहाँ पर दे रखा है क्या आपको, यहाँ पर दे रखा है साइन, यहाँ पर दे रखा है कॉस। सपोज यहाँ साइन की जगह सेक कॉसेक होता, सपोज कॉसेक एक्स माइनस का कॉस एक्स, सपोज ये क्वेश्चन होता, साइन की जगह कॉसेक, तो आपको पता है कि कॉसेक एक्स जो होता है वो एक जगह पर डिसकंटिन्यू होता है। कहां पर होता है वो, आपके पास एक्स की वैल्यू 0 होगी तो डिसकंटिन्यू होगा, क्योंकि साइन 0 0 और कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड। अगर पाई होगी तो फिर नॉट डिफाइंड होगा, 2 पाई होगी तो नॉट डिफाइंड होगा, 3 पाई होगी तो नॉट डिफाइंड होगा। ये सारी वैल्यूज जो है इस पार्टिकुलर जगह पर कॉसेक नॉट डिफाइंड होता है। तो इसके लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि px इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 पाई 2 पाई एंड सो ऑन टू n पाई भी बोल सकते हो इसे आप, n इज इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पर कॉसेक जो है एक पार्टिकुलर जगह पर तो कंटिन्यूअस नहीं है और कॉस जो है वो सब जगह कंटिन्यूअस है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन पार्टिकुलर पॉइंट्स के लिए तो ये डिसकंटिन्यू होगा fx, और इसके अलावा कोई भी फंक्शन होगा तो ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इतना डिस्कशन आपसे मांगा नहीं गया है 12th क्लास के अंदर, लेकिन ये डिस्कशंस होते हैं, अभी इस पर बात नहीं की गई है। सीधा सीधा कंपोजिशन में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिए हैं जो कंटिन्यूअस है, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। और इस बार तो मेरे को लगता ही नहीं ये भी आएंगे भी, क्योंकि इस बार तो बहुत कुछ हटा दिया, ये भी हटेगा, ठीक है, बट दिया नहीं है डिलीटेड कोर्स में तो हम इसे इसलिए कर रहे हैं। तो ये भी कर सकते हो बेटा आप px और qx की मल्टीप्लाई, आई थिंक ये भी कर सकते हो कंपोजिशन में। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसाइन बेटा क्या होता है लिखेंगे, इट इज ऑलवेज, ऐसे लिखेंगे इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एनी रियल नंबर। कॉसेकेंट कहेंगे इट इज कंटिन्यूअस बट x क्या नहीं होना चाहिए वो बता दो उसे कॉसेक में, ऐसी सेक में x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए वो बता दो। कोटेंजेंट में यानी कॉट के अंदर क्या वैल्यू इसे डिसकंटिन्यू करती है वो बताओ। तो ये 3 वैल्यू के लिए आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, कॉस कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। डिस्कशन में हम ये बताएंगे। इसने ये नहीं बताया कि किस रेंज के लिए डिस्कशन है, तो सारी वैल्यू के लिए दिखेंगे। तो सारी वैल्यू में से एक भी वैल्यू अगर डिसकंटिन्यूअस कर रही है तो पूरी कंडीशन डिसकंटिन्यू कहलाती है, एक कोई वैल्यू भी। जैसे कि अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि fx इज इक्वल टू 1/x - 5, आपसे कहता है डिस्कस करो, डिस्कस, तो आप कहेंगे डिस्कस करने का मतलब x की किसी भी वैल्यू को रखेंगे तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन x की जगह पर अगर 5 रखेंगे तो डिसकंटिन्यूअस है। अब इसने ये नहीं दिया कि किस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए है या नहीं, तो डिस्कशन में हम ओवरऑल इसका आंसर देंगे नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि एक वैल्यू भी अगर इसे डिसकंटिन्यू कर रही है, कोई भी रियल वैल्यू अगर डिसकंटिन्यू कर रही है तो कंप्लीटली इसे बोल देंगे डिसकंटिन्यू, या फिर उसे रेंज देनी पड़ेगी कि कहां से कहां तक वो पूछ रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, बता देना उसे सीधे सीधे, एक एक लाइन का इंग्लिश में आंसर लिखना है बस। चलिए 23वें क्वेश्चन को किसने नहीं किया है वो मुझे जल्दी से बताइए। अभी किस बच्चे ने 23वां क्वेश्चन नहीं किया है? खामोशी का मतलब है ये मानूं कि सबने किया है, या फिर ये मानूं कि मेरी आवाज किसी को नहीं जा रही है? सबने किया है, ठीक है, पास कर दिया। 24वां क्वेश्चन बताइए किसने नहीं किया है? मैसेज भी कर सकते हैं आप मुझे, नो सर नहीं किया, अच्छा नहीं किया तो मुझे कराना है फिर ये क्वेश्चन, है ना? 23वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, ये कहना चाहते हो, ठीक है। तो इसे कराने से पहले मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ और इस टाइप से पहले मैंने ये 4 क्वेश्चन करा देता हूँ, तो कि हो चुके हैं। देखो 31 क्वेश्चन, पहले 4 देख लो फिर मैं बाकी के क्वेश्चंस कराता रहूंगा, आज खत्म ही करना है ये टॉपिक। 31 क्वेश्चन में कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx, ये fx दे रखा है, इज कंटिन्यूअस, ये शो करके दिखाना है कि कंटिन्यूअस। तो पहली बात तो ये फंक्शन को चेक करिए,
क्या ये फंक्शन सिंपल फंक्शन है? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो कंपोजिशन में क्या है, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। fx की वैल्यू यहाँ दे रखी है 31 क्वेश्चन के अंदर, और वो दे रखी है आपको cos ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है ये तो दो फंक्शन एक साथ है ना, फंक्शन इनटू द फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे लेट px इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखेंगे px की वैल्यू cos x है और qx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। आपने अगर 11th में याद हो तो फॉग गॉफ पढ़ा था आपने। इसका मतलब क्या था, fx फंक्शन था, उसकी जगह पर x की जगह पर क्या आ गया था, नया फंक्शन g आ गया था। ऐसे यहाँ पर px एक फंक्शन है और x की जगह पर क्या आ गया, qx एक नया फंक्शन आ गया। यानी कि x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, q, और q की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखे, यानी कि इसने ऑलरेडी कंपोजिट करके दे रखा है फंक्शन को, और मैंने इस फंक्शन को सेपरेट कर दिया। सेपरेट कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लिखेंगे px इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, px इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू, और यहाँ पर qx भी कंटिन्यूअस for all real values, so that's why fx is continuous. So क्या लिखेंगे, so fx is continuous। तो समझ में आ गया कैसे आपने शो कर दिया कि कंटिन्यूअस है। सेम इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपको खुद ही दिख रहा होगा कि इसमें क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है। तो इसके दो पार्ट कौन कौन से होंगे मैं लिख देता हूँ। एक का नाम px होगा और वो होगा मोड ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जो होगी qx होगी, और qx में वैल्यू होगी cos x। देखो x की जगह cos x रखा गया है तो ये बना है। नेक्स्ट की बात करें तो साइन आपको एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि px इज इक्वल टू क्या होगा, साइन x, और qx इज इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट सॉरी मोड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, मोड ऑफ x भी कह सकते हो। ऐसे इसमें एक ये रही वैल्यू, एक ये रही। कंपोजिट क्या कह रहा है, माइनस ऐसे कंपोजिट कर रहा है, दो अलग अलग वैल्यू अगर कंटिन्यूअस है तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है, कोई पॉइंट इसका डिसकंटिन्यूटी, अच्छा ये निकलेगा, सॉरी 34 की बात कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है। 34 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, 33 तक के काम एक जैसे होंगे। 34 में देखो क्या कर रहा है, हाँ 32 और 33 में कोई फर्क नहीं, इसमें प्लस है, अच्छा नेगेटिव होगा इसमें। अरे हाँ भाई, ये संख्या मोड में दे रखी है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। सॉरी मैंने गलत कर दिया, कंपोजिट फंक्शन हो गया ना। तो एक तो आपके पास हो जाएगा माइनस का x और एक हो जाएगा आपके पास प्लस का x। आप गौर से देखो ना, इसका क्या होगा, एक संख्या हो जाएगी आपकी माइनस की और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, प्लस की हो जाएगी। अब जब आपको कह रहा है इसमें कि आप यहाँ तो शो करके दिखाइए, यहाँ शो करके दिखाइए, तो हो गया। 33 के अंदर अगर बात करते हैं तो 33 के अंदर कहता है एग्जामिन करिए। तो एक बार संख्या नेगेटिव में होगी तो साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और ये साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा। तो आप बताइए ये वाली संख्या पॉजिटिव है, ये संख्या नेगेटिव है, तो ये इक्वल है कि नहीं है। अब डिपेंड करता है कोई फंक्शन पे, डिपेंड ऑन द वैल्यू, कि वैल्यू पर ये है कि नहीं है। तो कहेंगे नहीं है, यानी कि ये कंटिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यू। फर्क बताया था आपको। ये है क्वेश्चन नंबर 33। आप 33 नहीं समझ पा रहे हैं, देखो ये देखो, आपको fx दे रखा है साइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, कंपोजिट फंक्शन है। मैंने क्या बताया कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है। तो आप इस कंपोजिट फंक्शन को कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे। आप इसे लेट कर लेंगे px इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसकी दूसरी वैल्यू लेट कर लेंगे qx इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अब आप चेक करेंगे अलग अलग, यानी कि sin x किस वैल्यू पर डिसकंटिन्यू होता है, कोई एक भी वैल्यू होती है, लिखेंगे px इज कंटिन्यूअस, बहुत सिंपल है, एट ऑल रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। qx इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यू, qx भी देख लो ना, कोई भी वैल्यू रख लो यहाँ पर, कोई भी रियल वैल्यू, मैं फिर बोल रहा हूँ 1/0 नहीं रख सकते, ये रियल नहीं होता। कोई भी रियल वैल्यू रखो, डेसिमल रखो, फ्रैक्शन रखो, कुछ भी रखो, आंसर तो कंटिन्यूअस ही आएगा। लिखेंगे सो fx इज कंटिन्यूअस
बस ये कह रहा था, शो करके दिखाओ तो हो गया। तो आई थिंक समझ में आया कि नहीं आया? प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। मैंने कहा ना, अगर वो वैल्यू देता, अगर वो यहाँ पर वैल्यू देता, यही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि अगर वो यहाँ पर ये जो एग्जामिन वाला केस है ना, ये ना लिख के वो ये कहता कि आपको कोई वैल्यू दे रखी है, पार्टिकुलर वैल्यू, उस पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ये चेक करके दिखाओ, तो फिर हम उसे एक बार ये पॉजिटिव नेगेटिव लेते और एक बार पॉजिटिव लेते और चेक करते कि क्या वो पार्टिकुलर वैल्यू पर ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ओके। तो आपको मैंने बताया कि ये हम कभी भी बच्चों को नहीं कराते थे, पहले कराते थे, नहीं का मतलब ऐसे ही हम हमेशा कहते हैं कि पेपर में इसके आने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म है। किसके? डिस्कशन के। ये डिस्कशन वाले क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन फिर भी चलो आपने एक बार सीख लिया, क्योंकि स्टेटमेंट लिखनी होती है। करने वाले क्वेश्चंस ये हैं और यही एग्जाम में आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में तो वो क्वेश्चन है ही नहीं जो एग्जाम में आते हैं अभी, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो देखो, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 से, और मैं एक एक करके क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, तो सब जने देखते चले जाओ 23 से क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे। और थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा, तो आपने जो पूछना है वो पूछना ही पड़ेगा, बीच में मुझे रोक के पूछना पड़ेगा। ठीक है? मेरा वेट मत करिएगा कि सर जी पहले रुकेंगे फिर हम पूछेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन में एक्स, यहाँ लिखा है एक्स प्लस 1। देन यहाँ पर आपको कहता है इफ एक्स लेस देन 0 एंड देन इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या करना है? आपको सॉल्यूशन में लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट, आपको सॉल्यूशन में लिखना है राइट हैंड लिमिट, आपको सॉल्यूशन में लिखना है एक्स इज इक्वल टू 0। ये तीन केस लिखने हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा आपके सामने लिमिट एक्स टेंस टू 0, वो भी नेगेटिव में, यानी कि छोटी संख्या 0 से, लिमिट एक्स टेंस टू 0 से बड़ी संख्या, और यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। तो आप क्या करेंगे, छोटी संख्या में कौन सी संख्या लेंगे आप? फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स, और बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? एक्स प्लस 1, और इक्वल टू के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? एक्स प्लस 1। इक्वल टू वाला तो सीधा कर लेते हैं पहले ही, 0 प्लस 1 यानी कि 1, लेकिन यहाँ हमें नहीं पता हमें क्या पास करना है, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 से छोटी संख्या माइनस का h, और x की जगह 0, 0 माइनस h, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास h इज इक्वल टू 0। देन आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या आएगा हमारे सामने? ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ये 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h। उससे अगले स्टेप में जब इसे सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व ऐसे होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h अपॉन में माइनस h। तो आपको पता होना चाहिए ये बात, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसलिए हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन में माइनस h। अगले स्टेप पे जाएंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई। फिर आपको एक बात और पता होनी चाहिए, क्या? कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x मैंने लिखवाया था 1 होता है, तो ओवरऑल ये आपको 1 दिख रहा है, तो इसका आंसर 1 आ गया। देन इसका जब राइट हैंड साइड देखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें लिमिट तो पास कर ही नहीं सकते ना। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अगर लिमिट पास करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर तो आंसर आपका वही आएगा जो वैसे आता, लेकिन लिमिट पास नहीं कर सकते क्योंकि 0 नहीं रखना है, 0 के नियर बाय रखना है। ठीक है ना? नियर बाय रखना है तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा h बराबर 0। ये तो प्रोसेस हो गया पुट करने का। फिर लिमिट h टेंस टू 0 जो 0 प्लस h प्लस 1, लिमिट पास करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो आप कहोगे सर हम डायरेक्ट भी 0 रख देंगे तो हाँ भाई आएगा ना, मैं कह रहा हूँ आपसे कि 0 के नियर बाय वैल्यू चेक करनी है, 1 नहीं निकालना है, हमें चेक करनी है कि क्या ये तीनों इक्वल है। तो आप देखोगे तो ये तीनों इक्वल है, लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर इसने बोला है ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सॉरी इसने बोला था ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो लिखेंगे नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं मिल पाया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो मुझे बताइए 24 क्वेश्चन किसने नहीं किया? फ्रेंकली बता सकते हो, क्योंकि एक ही बार कराऊंगा, मैंने पहले भी बता दिया था कि एक ही बार होंगे ये क्वेश्चन, और आज ये एक्सरसाइज फिनिश होने वाली है, 30 तक कराऊंगा मैं क्वेश्चन आज। मैंने का क्या अर्थ निकालो बेटा, इतना शॉर्टकट मारोगे आप मैसेज के अंदर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 24 में fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन साइन 1 अपॉन एक्स देन 0 देन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फॉर x इज इक्वल टू 0। देखो एक ही चीज मैं बार बार कराऊंगा, आप देखते चले जाना, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा, बस आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है कि आप भी कर सकते हो। यहाँ लिखेंगे 0 से छोटी संख्या, तो आपको मैंने पहले भी बताया था नॉट इक्वल टू के केस में क्या करते हैं, x छोटा भी हो सकता है 0 से और x बड़ा भी हो सकता है 0 से, तो दोनों केस फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर छोटे के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, बड़े के लिए फंक्शन क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एंड देन इक्वल टू के केस में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 और 0। जब लिमिट पास करेंगे तो आंसर 0 आ गया, ये तो बात ही खत्म हो गई। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं सिर्फ, तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, देन x की जगह पर 0 इज इक्वल टू 0 माइनस एच, तो h इज इक्वल टू 0। देन सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और जब इधर रखेंगे वैल्यू तो 0 माइनस एच देन साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच। ओवरऑल जो हमारा आंसर बनेगा वो ये बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच देन साइन माइनस 1 अपॉन एच। और क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आपको क्या कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो इसके बिहाफ पर अगर हम इसे देखें तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच एंड देन ब्रैकेट माइनस का साइन 1 अपॉन एच, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा कटने के बाद, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ये मेरा फाइनल आंसर आया यहाँ तक। अब मेरे को आगे सॉल्व करना है, तो बेटा आगे कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझना। ये बात तो मैं जानता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो मैं जानता हूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 1 अपॉन h डिवाइड में और 1 अपॉन h मल्टीप्लाई में कर दूं? तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में आपका ये वाली संख्या जो है, तो क्या ये वाली संख्या 1 हो जाएगी, क्या ये कंडीशन 1 होगी या नहीं होगी, ये बताइए। कोई एक बच्चा जवाब दे सकता है मुझे? हो जाएगी, कैसे? साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। और कोई किसी का जवाब है इसके अलावा? और नहीं बनेगी ये संख्या 0। देखो ये जब हम 0 पास करते हैं, ध्यान रखना, देखो जब बात करते हैं हम लिमिट, मैं यहां पर लिख देता हूं साफ साफ, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, तो इसका मतलब होता है साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मतलब 0 होता है, या अगर रेडियन में देखें तो हम डिग्री लगाएंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट 0 लिख देंगे। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये बात आपको समझ में आती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लिमिट x टेंस टू किसकी, 0 साइन 1 अपॉन एक्स की, तो बेटा यहां पर आ जाएगा साइन 1 अपॉन 0, और ये होता है इंफिनिटिव। और साइन मैंने अभी बोला था, साइन और कॉस कहीं पर भी नॉट डिफाइंड या इंफिनिटिव नहीं होते। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, दूसरी बात की करते हैं हम। आपको पता है 1 अपॉन 0 कितना होता है, इंफिनिटिव होता है। 1 अपॉन 0 कितना होता है, इंफिनिटिव। और 1 अपॉन इंफिनिटिव कितना होता है, 0 होता है। आप देख सकते हो, इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं और अपने प्रीवियस सेक्शन की बात करूं, तो देखो जरा उसको ध्यान से समझना। मैंने कहा मेरे पास एक सिचुएशन आई,
साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट में x टेंस टू 0। तो मैंने लिमिट पास करी, तो इसका फर्दर जो एक्सटेंशन पार्ट है वो ये होगा कि साइन 0 अपॉन में 0। बेटा साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और अपॉन में 0 भी 0 होता है। तो बेसिकली ये कंडीशन बनी इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है ऐसी फॉर्म जो लिमिट को एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है तो बेटा उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डेरिवेशन करते हैं। तो इसका एक डेरिवेशन हुआ, एल हॉपिटल मेथड भी मैंने आपको बताया था कि उस टाइप से इसका डेरिवेशन हुआ। इसका डेरिवेशन होने के बाद आंसर कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। ठीक है, तो इसका हमने एक रूल बना लिया कि 1 है। अब यही कंडीशन इस पर फॉलो करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है लिमिट x टेंस टू 0, सपोज h या x कुछ भी ले लेते हैं, तो मैं h ही ले लेता हूं ताकि अच्छे से फॉलो कर पाए। लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन h अपॉन में 1 अपॉन h। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा साइन 1 अपॉन 0 अपॉन में 1 अपॉन 0। बच्चे ये वाली कंडीशन तो होती ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल जैसे यहाँ पर 0 हो तो सकता था ना, ये देखो ये कंडीशन 0 पॉसिबल तो थी ना ये वाली कंडीशन, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ऊपर वाली कंडीशन। और नीचे वाली कंडीशन जो है वो नॉट डिफाइंड है ही, यानी कि इन्फिनेटिव। तो किसी भी संख्या को इन्फिनेटिव से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनेटिव होता है। और बच्चे इसका कोई डेरिवेशन नहीं बन पाया, यानी कि इसका डेरिवेशन कुछ नहीं है हमारे पास। इसका डेरिवेशन क्या था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x का डेरिवेशन क्या था, जो मैथमेटिकल है डेरिवेशन, उसे कहते हैं एल हॉपिटल मेथड। इस नाम से पहचाना जाता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ये, अगर नहीं पढ़ा है हेल्प बुक वगैरह में कहीं पर एल हॉपिटल मेथड लिखा हुआ दिख जाएगा। नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ, बहुत आसान है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करो, नीचे वाले को चेंज करना होता है ना, चेंज करने के नियम को ही तो हम लिमिट ढूंढते हैं कि उसके नियर बाय जाना है। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये देखिए ऊपर वाली संख्या का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और नीचे वाली संख्या का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और यहाँ कोई क्वोशिएंट रूल नहीं लगा रहा, ये अलग फंक्शन है। इसको फिर एक स्टेप से करके दिखा देता हूँ मैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x और नीचे लिमिट, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं, x। तो बेटा ऊपर वाली संख्या का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास cos x और नीचे वाली संख्या का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1, है ना। दोनों अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिए। तो बेटा आप लिमिट पास करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और नीचे लिमिट पास करेंगे तो 1। तो आंसर कितना आया, ये इसका पार्टिकुलर डेरिवेशन है जो आपको 11th में बताया जाता है, ये 1 आंसर है। लेकिन इसका तो कोई डेरिवेशन नहीं बना। और रीजन क्या है इसका डेरिवेशन ना बनने का, मैंने बताया ऊपर वाली संख्या तो नॉट पॉसिबल, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होती ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और नीचे इन्फिनिटिव आ रहा है, तो इसका केस तो बना ही नहीं ना। तो बेटा इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आके चीज थोड़ी सी उलझ जाती है, तो इसे सिंपल तरीके से नहीं समझ। प्रियांशु मेरी बात समझ में आई? अब इसका सोल्यूशन क्या होगा वो देख लीजिए। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बता दिया, अगर कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो प्लीज मैथ्स में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। कई बच्चे बेहोश हो जाते हैं बेटा, ध्यान रखना, इतना सारा बताने पे तो गश खाने लगते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। देखो मैं क्या बताता हूँ आपको, वो चीज समझनी है। ये देखो आपको सिर्फ इतना समझना है इस वाले नियम से कि ऐसा तो नहीं कर सकते। रीजन मैंने बता दिया कि ऐसा तो नहीं कर सकते, जनरल कंडीशन में कर सकते थे, नॉट डिफाइंड में नहीं कर सकते। अब हम लिमिट पास करेंगे तो बेटा यहाँ लिमिट पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू में एनी वैल्यू ऑफ साइन। साइन की कोई भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। याद रखना मैंने कहा हम नियर बाय पे जाते हैं, हम 0 नहीं रख रहे, हम ऐसी संख्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इसे कंटिन्यूस करे। तो साइन की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, यहाँ पर साइन है तो साइन की कोई वैल्यू होगी। नॉट डिफाइंड तो वो हो नहीं सकता, नॉट डिफाइंड के आसपास होगी, मतलब बिल्कुल नियर। तो साइन की कोई भी वैल्यू के साथ अगर 0 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने रीजन बताया कि क्यों पिछले वाला तरीका जो फॉलो कर रहे थे वो नहीं करते इस क्वेश्चन में, और ये भी बता दिया कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको तो ये करना है ऐसे। आगे बढ़ते हैं तो आगे भी सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है। जब इसे सॉल्व करेंगे
अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर जो मेरे से गड़बड़ हो गई है, मैं उसे सुधार लेता हूँ। जो मैंने बताया ना वो मैंने कुछ और ही बता दिया आपको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। तो ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा। जो मैंने अभी बताया आपको इतनी सारी बातें, वो एक्स के लिए था। अगर स्क्वायर के लिए है तो उस पर फिट कर लेना, आपको मिल जाएगी वही कंडीशन कि हाँ ये कंडीशन जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पर भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है ना? तो फिलहाल इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया जीरो। कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दो। नेक्स्ट इसका पार्ट करना है, इसका आंसर भी जीरो आएगा। ऐसे ही आपको करना है, बस यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा और ये तीनों इक्वल आएंगे। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, लिखेंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। आप इसका आंसर देख लो, शायद आपको समझ में आ जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इतनी सारी जो मैंने बातें बताई ना बेटा, वो इसलिए बताई थी क्योंकि x की पावर 2 नहीं थी, x की पावर 1 थी। वो गलती से एक पावर, अगर सपोज एक वाला क्वेश्चन आता तो इतनी सारी बातें आपको समझनी थी। स्क्वायर में तो उससे भी आसान हो जाता है, स्क्वायर में तो आपको इतना सारा कुछ करना ही नहीं पड़ता। देखिए, तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपके पास 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या दे रखा है वहां पर, आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है sin x माइनस cos x माइनस 1, देन x लेस देन इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो सॉरी, और x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, एक x छोटा होगा जीरो से और एक x बड़ा होगा जीरो से। ये दो केस बनेंगे। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और ये छोटा सा लिख देंगे x इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो के लिए तो -1 ही आएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो -1, और आंसर सॉल्व करेंगे तो -1। ये तो हट गया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो से छोटी संख्या, लिमिट x टेंस टू जीरो से बड़ी संख्या। तो जीरो से छोटी संख्या में क्या लिखा जाएगा, sin x माइनस cos x। जीरो से बड़ी संख्या में क्या लिखा जाएगा, sin x माइनस cos x। अभी सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे। x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, और 0 इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, तो h इज इक्वल टू जीरो। देन लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन यहाँ पर आ जाएगा जीरो माइनस एच, माइनस कॉस यहाँ पर आ जाएगा जीरो माइनस एच। आप इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, और हो जाएगा साइन माइनस एच माइनस का कॉस माइनस एच। मैंने अभी अभी आपको बताया, फिर से रिपीट करूंगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये बात दोनों ही याद रखनी है आपको। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस का साइन h माइनस का कॉस h। देखो ना, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये आगे बाहर नहीं जाएगा। लिमिट पास करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो जीरो होता है और कॉस जीरो 1 होता है। तो फाइनल आंसर -1 आ गया। इसी तरीके से आप इसका राइट वाला पार्ट खुद करेंगे, है ना, डू योर सेल्फ, ये आपको खुद करना है। और ये वाला -1 आ चुका है, फिर चेक करके बताना कि ये सही है कि नहीं। जिसका नहीं आता वो मुझे, मैंने बताया था गूगल क्लासरूम पे हमारा होमवर्क होता है, तो जिसको प्रॉब्लम है वो वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच जाते हैं। धरा ने पूछा था मेरे से, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है के कॉस एक्स, देन अपॉन में पाई माइनस का 2x। नाउ यहाँ पर दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, देन यहाँ पर दे रखा है 3 नेक्स्ट में, और x इज इक्वल टू पाई बाई 2। आपको पता है कि x यहाँ छोटा भी हो सकता है पाई बाई 2 से, और बड़ा भी हो सकता है, दोनों केस यहाँ बनते हैं। तो आप एक तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एक लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और एक लिखेंगे 4x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 को तो मैं यहीं खत्म कर देता हूँ। ये लिखा है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और फंक्शन में 3 है तो वैल्यू 3 आ जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन बात लेफ्ट और राइट की करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 से छोटी संख्या लेनी है, माइनस लिखेंगे, और k cos x अपॉन में पाई माइनस का 2x। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और इसमें पॉजिटिव लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा k cos x अपॉन में पाई माइनस का 2x। फिर वैसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे, जैसे लेफ्ट वाले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो पुट करेंगे
x इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, देखो ना पाई बाई टू से छोटा, x की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू है तो पाई बाई टू माइनस एच, तो h बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, k की जगह k रहेगा, cos की जगह cos रहेगा और x की जगह हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एच अपॉन में देन पाई माइनस का 2 पाई बाई टू माइनस का h। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। और दूसरा तरीका क्या होता है, इस तरीके से निकालते हैं 0 90 पाई 3 पाई बाई टू एंड 2 पाई, ये वैल्यू है x एक्सिस और x एक्सिस पे याद रखना नो चेंज होता है, और y वैल्यू पर क्या, y एक्सिस पर क्या होता है, चेंज होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो cos क्या बोला है इसने, cos बोला है 90 माइनस थीटा, तो 90 मतलब 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और 90 पे जाएंगे, मतलब चेंज करेंगे तो cos का हो गया साइन। फिर माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर वैल्यू ऑल पॉजिटिव होती है, यहाँ पर साइन भी और cos भी पॉजिटिव है। ये सारी कंडीशन आपको बेटा नहीं आती तो भी मुझसे पूछ लेना, जिस बच्चे को नहीं आती ये जरूर आपका यूज होगा, कहीं भी क्वेश्चन के बीच में यूज हो जाएगा किसी भी चैप्टर में, ये आपको आना चाहिए। ये नहीं आता तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको सेपरेटली, ठीक है ना। देन cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। आगे पाई माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2h, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा आपके सामने लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h अपॉन में 2h। तो बच्चे ये देखिए, और धरा आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरी संख्या 1 होती है तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर k बाई टू इंटू 1 और फाइनल आ गया k बाई टू, ये एक साइड आ गई k बाई टू। और इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि k की वैल्यू निकालो जबकि ये कंटिन्यूअस है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट f is continuous, so अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f पाई बाई टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है k बाई टू, राइट हैंड लिमिट की मुझे जरूरत ही नहीं है कि इसकी वैल्यू आई है 1 आई है 3, इसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास 3। मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा से बताया तो, मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और ये निकाला तो इन दोनों से k की वैल्यू निकल जाएगी ना, k की वैल्यू 6 आ गई, मुझे राइट हैंड लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिसकी जरूरत नहीं है उसे क्यों निकालें। अगर k के साथ कुछ और भी देता, सपोज a भी देता तो a यहाँ से निकल जाता, b यहाँ से निकल जाता, तब तो इसे भी सॉल्व करने की जरूरत थी, अब इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, मत करिएगा। नेक्स्ट कर भी दोगे तो सेम वैल्यू आएगी। ये भी धारा ने मुझसे पूछा 34 अभी नहीं कराया, 34 में बता तो दिया मैंने आपको क्या करना है। ओके, एक्चुअली मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैंने इसे कुछ और समझ लिया था। ये क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ बेटा मैंने क्यों बोला था। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं लिमिट ऑफ सम समझ रहा था। क्या समझ रहा था, लिमिट ऑफ सम, ये इंटीग्रेशन का पार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं इसे वैसे समझ रहा था तो इसका फंक्शन ऐसे बनता है, ये इसका फंक्शन होता है, पहले ये नेगेटिव लिया जाता है, फिर ये संख्या पॉजिटिव हो जाती है, फिर ये संख्या दोनों पॉजिटिव हो जाती है। समझ में आ रही बात। यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन वैल्यू होगी, यहाँ पर x की वैल्यू इक्वल टू होगी और यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी। क्या होगी, इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। लेकिन बेटा इस साल आपकी क्लास में ये लिमिट ऑफ सम तो हट ही गया, साफ साफ लिखा है लिमिट ऑफ सम नहीं आएगा, डिलीटेड कोर्स, तो इसलिए मैं रुक गया। समझ में आया। फिर मैंने कहा हम क्यों सिखाएं आगे की बातें जो आनी ही नहीं है। तो हम यहाँ पर पहले क्या करते थे, बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर सिखाते थे, फिर इंटीग्रेशन में बच्चा कनेक्ट कर जाता था, हाँ एक बार बताया था, और फिर मेरे पास दबाव भी रहता था कि मैंने बताया तो था ना, ऐसे वाला। अभी क्या करना है, अभी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दो फंक्शन दे रखे हैं, सिंपल कंपोजिशन फंक्शन आ गया ना अब तो ये। तो एक फंक्शन ये पी एक्स मान लो और एक फंक्शन को क्यू एक्स मान लो, और दोनों एग्जिस्ट करते हैं हर वैल्यू के लिए। चेक कोई भी वैल्यू के लिए यहाँ स्टेटमेंट लिखनी है 3, पहले ये एग्जिस्ट करता है फिर ये एग्जिस्ट करता है, सो दैट्स ये एग्जिस्ट करता है, तो ये तो सिंपल हो गया। ओके चलो, धरा ने एक और क्वेश्चन पूछा था, 27। धरा क्या आप अब ट्राई कर सकते हो, 27 26 हो चुका है तो
27, 28, 29, 30। मैं चाहता हूँ आप सब जना ट्राई करें इस क्वेश्चन को, और आप मुझे गूगल क्लासरूम पे अपना होमवर्क दें और मैं उसे चेक करके दूँ। ठीक है, तो सब जने ट्राई करना। तरीका मैंने बता दिया है किस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। कोई डाउट होगा ये वीडियो आपको मिल जाएगा जब इसमें एडिटिंग हो जाएगी। एडिटिंग होने में कम से कम हफ्ता भर लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत मतलब एडिट में बहुत टाइम लगता है। और अब चलते हैं हम लास्ट। सब जने जुड़े हुए हैं ना? हाँ ठीक है, लास्ट करके क्लास फिनिश करते हैं। आपका एक टेस्ट होने वाला है, संडे को टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और वो बच्चे का टेस्ट होगा जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, या नहीं चाहता है करना तो आप आके देख लेना, क्योंकि आगे ये चीज अच्छी लगेगी आपको मेरी तरफ से, ठीक है ना। होगा कैसे? सबसे पहले तो मैं चैप्टर सेकंड का टेस्ट ले रहा हूं मैं, चैप्टर सेकंड। तो कई बच्चों ने चैप्टर सेकंड नहीं किया होगा। चैप्टर सेकंड में बेटा दो पार्ट थे। एक पार्ट था प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। और बेटा चैप्टर सेकंड में दूसरा पार्ट था, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फॉर्मूले वगैरह। तो बेटा ये तो हट ही चुका है, ये दूसरा वाला पार्ट तो आपका हट गया, डिलीट हो गया। अब चैप्टर फर्स्ट सेकंड के अंदर कितना बचा जरा बताएंगे? चैप्टर फर्स्ट के अंदर बचा है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी सिखाई जाती है, ठीक है। ये आपका चैप्टर, आपका कौन सा है? चैप्टर सेकंड है। तो जिस बच्चे ने अगर ये भी एक्सरसाइज नहीं की है, सिर्फ इतनी सी एक्सरसाइज नहीं की है, तो बेटा वो खुद से सीखें, या फिर आप इस संडे को छोड़कर अगले संडे से पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना, क्योंकि अभी संडे के लिए टाइम नहीं है कि मैं आपको चैप्टर सेकंड का ये वाला पार्ट सिखाऊं। या फिर मैं सिखा दूंगा, ऐसा करता हूं मैं, उस बच्चे को जिसने नहीं किया है वो मुझे बता दे, मैं सैटरडे को क्लास दे देता हूँ। सैटरडे को चैप्टर सेकंड का मैं रिवीजन क्लास देने वाला हूँ, सही है ना। कोई भी बच्चा मुझसे पूछ सकता है, 2.1 कराऊंगा, ठीक है, ताकि वो मेरे से आके संडे को टेस्ट अटेंड कर सके। अब टेस्ट कैसे होगा उसका शेड्यूल समझ लो। मेरी स्क्रीन आपके सामने होगी, यहां पर आपके सामने जैसे ही मैं कहूंगा ओके, देन यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, लिखा हुआ दिखेगा। मैं आपको यहां पर लिखा हुआ दिखा दूंगा, ठीक है। आप सभी को क्या करना है? आप सभी को वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद उसको जो भी आपने कॉपी पे सॉल्व किया है क्लिक करना है, और गूगल मीट की जो मैंने, सॉरी गूगल क्लासरूम जो मैंने बताया था, गूगल क्लासरूम, उस पर पोस्ट करना है। ये बात समझ में आ रही है? क्लिक करना है और पोस्ट करना है गूगल क्लासरूम पे, आपको ये काम करना है। अब आपको ध्यान से समझना है, जैसे एक क्वेश्चन है उसके मैं दूंगा आपको 5 मिनट। कितने मिनट दूंगा? सुन रहे हैं आप मेरे को? 5 मिनट। अब ये 5 मिनट क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि बेटा अभी ट्रायल है तो 5 मिनट मिलेंगे। उस 5 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एकदम से आपके सामने डिस्प्ले होगा, ऐसे नहीं होगा, देखो ऐसे डिस्प्ले होगा आपके सामने क्वेश्चन, ये ऐसे। समझ में आ गया? सबको इक्वल टाइम मिलेगा। तो अब आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसे समझना है, अपनी अपनी कॉपी पे सबको करना है, और उसके बाद जब ये कर लोगे तो फिर आपको उसका टेक्निकल पार्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी आप एंट्रेंस देने जाओगे तो ऑनलाइन ऐसे ही एंट्रेंस होते हैं, बस ये मोबाइल से हो रहे हैं। तो उसमें आपको सबमिशन का भी प्रोसेस, क्वेश्चन सॉल्व वाले प्रोसेस में शामिल करना होता है। सबमिशन क्या? जल्दी से अपना कैमरा ऑन करना है, क्लिक करना है, और गूगल जो उस पर है उस पर अटैच करनी है अपनी फाइल। फाइल अटैच कैसे करते हैं एक बार करके देख लेना तो पता चल जाएगा संडे से पहले, ठीक है ना, कहाँ से करते हैं। जैसे ही आपने वो दे दिया, मैंने वो आपके पास रख लिया, मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। 5 मिनट तक चलता रहेगा, यानी कि किसी बच्चे ने अगर 1 मिनट में कर दिया तो वो वेट करेगा, और अगर किसी बच्चे ने 5 मिनट के बाद किया तो उसका सबमिशन नहीं लिया जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? क्या समझ में आया कि अगर आपने पहले कर लिया, बिफोर, है ना, तो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो उसके बाद 6ठे मिनट पे ही रिलीज होगा, मतलब जैसे ही 5 मिनट का टाइम खत्म हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। और जिसने बाद में किया आफ्टर, उसका वो नॉट सबमिट माना जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब ऐसे ही फिर दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हुए वो दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले होगा इस तरीके से। तो ऐसे करके दूसरा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ मिल जाएगा। सपोज कि ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, वो मैं पहले ही बना के रखूंगा सारे क्वेश्चन, है ना। और उस क्वेश्चन के अंदर ये आपके सामने क्वेश्चन होगा, और उसका नीचे आपको मतलब सॉल्यूशन एमसीक्यू भी हो सकता है, वटेवर, और उसके बाद उसका टाइम आ जाएगा कि 2 मिनट का क्वेश्चन है, मतलब आपको क्वेश्चन के साथ उसका टाइम भी लिखा होगा। सही है? समझ में आ रही है सभी को बात? हाँ, तो अब जैसे अगला क्वेश्चन आया, वो कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन है, उस पर टाइम लिखा होगा 1 मिनट।
कोई अगला क्वेश्चन आया, वो आपका कोई क्वेश्चन है जैसे अभी मैट्रिक्स मेथड का सपोज मैं लेने लग गया, तो उस पर लिखा होगा 10 मिनट, ऐसे कोई टाइम लिखे होंगे। वो टाइम आपको कंसीडर करना है, जैसे ही पोस्ट हुआ है ना, पोस्ट होते ही टाइम हो गया, पोस्ट करते ही वो टाइम हो गया, टाइम लिख दिया जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद आपको सबमिट करना है। देन ये तो हो गया आपका टेस्ट का प्रोसेस। कितने क्वेश्चन होंगे बता देता हूँ, आपके क्वेश्चन होंगे अभी फिलहाल 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेने वाला हूँ। 10 क्वेश्चन का मतलब कितने मिनट का टेस्ट हो गया वो आपका, अगर 5 मिनट मैक्सिमम टाइम मान लो तो, वैसे 50 मिनट से पहले ही कर लेंगे हम, 5 होते हैं ना, 50 मिनट का हो गया, मैक्सिमम 50 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा। क्लास 1 घंटे की होगी लगभग, समझ लो, सही है। देन अब करते हैं हम मार्किंग। मार्किंग समझ लेना अच्छे से, फिर मत कहना। सबसे पहला मार्किंग का पॉइंट जो मेरा होगा वो होगा करेक्ट, एक्यूरेसी आंसर, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा तो उसके आपको नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता कितने। दूसरा स्टेप, ये स्टेप होंगे मार्किंग के, याद रखना। दूसरा स्टेप, आपके जो स्टेप्स हैं प्रॉपर है कि नहीं है। अगर आपने इम्प्रॉपर कर रहा है कोई स्टेप, या किसी में प्लस लिखा फिर नीचे सही कर लिया, तो वो स्टेप सही नहीं किया, उसके नंबर कटेंगे, याद रखना, प्रॉपर करने पड़ेंगे, दूसरी मार्किंग। और तीसरा, और ये नया इंक्लूड कर रहा हूं, और वो तीसरा स्टेप आपका होगा टाइमिंग। जिसने पहले जमा किया उसके मार्क्स ज्यादा होंगे, जिसने बाद में जमा किया उतने ही रेशो में उसके मार्क्स कम होते जाएंगे। जिसने 5वें मिनट में किया तो उसके मार्क्स उतने ही रेशो में कट जाएंगे। सपोज कि एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, 4 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ऐसे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हमारे पास। मैंने कहा कि मैं 1 नंबर दूंगा करेक्ट पे, उसके बाद 1 नंबर मैं प्लस करूंगा अगर उसके स्टेप्स भी प्रॉपर है, उसके बाद 1 नंबर दूंगा कि अगर ये क्वेश्चन 2 मिनट का है, अगर किसी ने 1 मिनट के अंदर पहले कर दिया तो उसे 1 नंबर मिलेगा, 1 मिनट के बाद किया तो उसे 1 + 1 मिलेगा, 1 मिनट के बाद किया तो उसे सिर्फ 1 मिलेगा, यानी वो अपना 1 नंबर कटवा लेगा। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा समय लिया है। समझ में आ गया आपको ये टेस्ट का पूरा प्रोसेस? ठीक है, तो इसको पार्टिसिपेट करना। पहली बार मैं संडे को ले रहा हूं, चैप्टर 2 है और एक्सरसाइज सिर्फ छोटी सी है बेटा, याद रखना। एक्सरसाइज कौन सी है? 2.1 रिलेटेड टू, अभी एनसीईआरटी पूरी कर लो, मैं क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता हूं, चैलेंजिंग क्वेश्चन आएंगे, मतलब कोई सा भी स्केल टच, बस ये रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं। और फिर जब उसका चेक करके रिजल्ट कब मिलेगा वो मैं चेक करके बाद में दूंगा ना, गूगल पे आएगा सारा का सारा, तो मैं पूरा दिन लगाऊंगा चेक करने में, अगले दिन रिजल्ट मिलेगा। तो ओके, बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं।